बच्चों, संकल्प अकेडमी की ओर से सभी लोगों को नमस्कार। अच्छा अनुभव हो रहा होगा, क्लासें चल रही हैं, अन्य क्लासों में भी अच्छी गति चल रही है और जीएस की क्लास में भी ठीक ठाक गति चल रही है। तो इन दशाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज हम आपके लिए बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं और वो सिविल सर्विस की परीक्षाओं से लेकर आपकी एसएससी की परीक्षाओं तक का बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस से आते हैं, बहुत अच्छे पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चंस। यहाँ तक कि ये टॉपिक ऐसा है कि डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है वहाँ से भी ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं। तो आज हम आपको जिस टॉपिक के विषय में परिचय कराने वाले हैं वो है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को हम परिचय कराने वाले हैं और ये सिंधु घाटी की सभ्यता, अब यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन बन जाता है कि सभ्यता किसे कहते हैं और संस्कृति किसे कहते हैं। सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं? तो सभ्यता, सबसे पहले तो सभ्यता से परिचित हुई कि जब किसी उत्खनन के फलस्वरूप किसी का उत्खनन, किसी उदय होता है तो उससे जो व्यक्ति का विकास की जो परंपरा चलती है, व्यक्ति का विकास होता है, वो एक सभ्यता के अंतर्गत होता है। और व्यक्तियों के बीच में जो एक सामंजस्य होता है, भाव होता है, भाईचारा होता है, एक आदान प्रदान होता है, तो इस तरह इसको कहते हैं संस्कृतियां। तो इस तरह से आपको होता है सभ्यता और संस्कृति। तो विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताएं थी। उन सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता जो थी वो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार आता है वो आपका 3 देशों में बताया जाता है। एक तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 3 देशों में विस्तार आ जाता है। क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किन देशों तक पल्लवित और पुष्पित हुई है। तो जब ये इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर आपको आ जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो पुरा स्थल मिले हैं वो भारत में सबसे अधिक पुरा स्थल मिले हैं कि पाकिस्तान में मिले हैं कि आपका अफगानिस्तान में मिले हैं। तो सर्वाधिक जो पुरा स्थल मिले हैं वो आपके आ जाते हैं भारत में। सर्वाधिक पुरा स्थल भारत में मिले हैं और सबसे कम जो पुरा स्थल मिले हैं वो आपके मिले हैं अफगानिस्तान में। सबसे अधिक भारत में मिले हैं और सबसे कम अफगानिस्तान में मिले हैं। अब आ जाता विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताएं थी जिनमें आपका आ जाता मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, अच्छा, जो भी सभ्यता हैं वो सब किसी ना किसी नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। इसलिए जो है कहा जाता है कि जो है सभ्यताओं को नदी घाटियों का पालना क्यों कहा जाता है। अधिकांशतः सभ्यता नदियों के किनारे ही क्यों बसी, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। या सभ्यताओं को नदी घाटियों का पालना क्यों कहा जाता है, तो इसका जो आंसर आ जाता है क्योंकि अधिकांशतः सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो आपका आ जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे विकसित हुई। और आपका आ जाता है मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। और सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी और उसके आसपास विकसित हुई। इसी कारण जो है सभ्यताओं को नदी घाटियों का पालना भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आपका बताया था हमने कि जो सभ्यताओं को नदी घाटियों का पालना कहा जाता है तो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थीं उनमें कहा जाता प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता एक प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि क्यों नदियों के किनारे ही क्यों बसी। इस कारण बसी कि जो है जीवन यापन करने के लिए
पशुओं को पानी भी सही मिलता रहे, हम लोग जो सभ्यता के लोग थे उन्हें जल भी पर्याप्त रूप से मिलता रहे और उन्हें खाने पीने की सामग्री भी मिलती रहे। इस कारण जो है अधिकांशतः सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ था। तो आपको हम नेक्स्ट ले चलते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आपका नेक्स्ट आ जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन यहां आ जाता है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया, पोटामिया का अर्थ होता है के बीच में और मेसो का अर्थ है दो नदियों। जो सभ्यता दो नदियों के बीच में विकसित हुई उसको कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे विकसित हुई। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का उपहार क्यों कहा जाता है? इस कारण कहा जाता है कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई और नील नदी मिस्र के बहुत बड़े भूभाग को उपजाऊ बनाती है। इस कारण जो है मिस्र की सभ्यता को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? चीन का विषाद किसे कहा जाता? तो वांगो नदी के कहा जाता। भले वो उसके किनारे विकसित हुई, लेकिन आ जाता है कि वांगो नदी जब बाढ़ आती है तो बहुत विनाश लाती है। इस कारण वांगो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, चीन की सभ्यता वांगो नदी के किनारे विकसित हुई। और फिर आ जाती सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई मानी गई, तो इसको कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता को जो हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसका विस्तार पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसका जो है काल निर्धारण पढ़ेंगे, काल निर्धारण। इसके बाद इसका नामकरण पढ़ेंगे और इसके बाद इसका हम उद्भव पढ़ेंगे। और नेक्स्ट आ जाता आपका, इसके बाद फिर आपका जो है खोजें पढ़ेंगे और खोज पढ़ेंगे, खोज के विषय में। इसके बाद जो है प्रमुख स्थल के विषय में पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसकी विशेषताओं के विषय में बताएंगे। तो इन चरणों में जो है, इन चरणों में हम पूरी सभ्यता का विस्तार बताएंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका विस्तार। एक क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता जो है, तो हम जो आपको सिंधु सभ्यता की जो हम स्टार्टिंग करेंगे बताएंगे, तो हम विस्तार के विषय में सबसे पहले आपको अवगत कराएंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो सबसे पहले आपको यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार माना जाता है। सिंधु सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार था। लेकिन सिंधु सभ्यता का आकार तो त्रिभुजाकार था, लेकिन कहा जाता है उसके जो हैं उसके 4 छोर माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता के 4 छोर हैं। सिंधु सभ्यता के 4 छोर जो आ जाते हैं, उनमें आपका 4 छोर में आ जाते हैं। तो एक तो उत्तरी छोर आ जाता है, एक तो यहां पर जो है, यहां पर जम्मू कश्मीर आ जाता है, वो मांडा पड़ता है। उत्तरी छोर मांडा, यहां से दक्षिणी छोर दैमाबाद आ जाता है। दक्षिणी छोर दैमाबाद। और यहां पर पूर्वी छोर आ जाए तो पूर्वी छोर आलमगीरपुर आ जाता है।
यहाँ आलमगीरपुर, और यहाँ पर जो आपका आ जाता है वो आपका आ जाता है पश्चिमी छोर, और पश्चिमी छोर आ जाता है सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, ये पश्चिमी छोर। अब यहां से आ जाता है कि मांडा, नदियों का जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, मांडा कौन सी नदी के किनारे है? तो मांडा जो है वो आपका चिनाब नदी के किनारे है, मांडा चिनाब नदी के किनारे है। आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे है? तो ये दास्क नदी के किनारे है। और दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है। यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो है दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है। मांडा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। और आपका आ जाता है कि जो है सुतकांगे डोर, यहां पर सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर जो है दास्क नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडा नदी के किनारे है। तो ये पूरी सभ्यता का जो है वो विस्तार बताया गया है कि उत्तरी छोर पूछा जाए क्वेश्चन तो मांडा, दक्षिणी छोर पूछा जाए महाराष्ट्र में दैमाबाद, और पश्चिम पूर्वी छोर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में मेरठ में आलमगीरपुर, और पश्चिमी छोर पूछा जाए तो आपका आ जाता है अफगानिस्तान में सुतकांगे डोर है जो दास्क नदी किनारे है। और ये मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। वैसे कहा जाता है ये सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूरी फैली थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैली थी। लेकिन वर्तमान दृष्टि में कभी कभार ये भी कह दिया जाता है कि इसको आकलन कर दिया जाता है कि वर्तमान में इसका विस्तार बढ़ गया है, क्योंकि अनेक स्थल खोज लिए गए हैं तो इस बढ़ गया है। तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर भी जो है इसका विस्तार आ जाता है कि इसका विस्तार 20 लाख वर्ग किलोमीटर वर्तमान की दृष्टि से। वैसे इसका मूलतः जो विस्तार है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो किताबों में दिया गया है। तो यहां तक हमने आपको विस्तार की व्यवस्था बताया, विस्तार के विषय में बताया गया है। अब आपको इसके बाद नेक्स्ट बताएंगे, और नेक्स्ट आ जाता है आपका काल निर्धारण। काल निर्धारण आ जाता है कि अनेक विद्वान हैं, अनेक इतिहासकार हैं, उन्होंने सिंधु सभ्यता के समय को जाना है। तो सर जॉन मार्शल एक प्रसिद्ध जो है पुरातत्ववेत्ता थे, इतिहासकार थे सर जॉन मार्शल। उन्होंने इसकी जो समय बताया वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। इसका जो समय बताया 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक इसका समय बताया। मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इसका समय बताया। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक का समय बताया। गेंडे ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व का समय बताया। मार्टिन व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक का समय बताया। और फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व का समय बताया। लेकिन एक पद्धति चलती है कि वस्तुओं का, प्राचीन वस्तुओं का जो काल निर्धारण, समय निर्धारण किया जाता है उसको कार्बन 14 पद्धति कहते हैं। कार्बन 14 पद्धति ने अगर उस दृष्टि से माना जाए तो कार्बन 14 पद्धति माना गया कि इसका समय 2350 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व से आपका आ जाता है 1750 ईसा पूर्व तक, यहां तक आ जाता है। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इन्हें माना। लेकिन उपयुक्त सारे काल निर्धारण के अनुसार, उपयुक्त सारे काल निर्धारण के बाद यह आकलन किया गया कि एक वास्तविक रूप से एक काल निर्धारण किया गया और वो माना गया, वही सर्वाधिक मान्यता दी गई कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार काल है वो आपका आ जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 2500-2500 ईसा पूर्व से जो है 1750 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय माना गया। और वास्तविक रूप से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता का समय सर्वमान्य रूप से कौन सा माना गया तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय माना गया।
तो ये काल निर्धारण आप समझ गए होंगे। मार्शल के अनुसार ये आया आपका 3250, 2750, और मैके के अनुसार 2800 से 2500, और माधव स्वरूप से 3500 से 2750, गैंडिस से 2350 से 1750, और व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व, और फेयर सर्विस 2000 से 1500। लेकिन सामान्य रूप में क्या माना गया? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो आपका ये काल निर्धारण हमने आपको बता दिया। अब आपको जो है बताया जाएगा काल निर्धारण के बाद फिर आपको जो इसका नामकरण के विषय में बताया जाएगा, और वो नामकरण के विषय में बताया जाएगा। ये बहुत बढ़िया, इस यहां से बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नामकरण से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों रखा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों रखा गया? तो इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए रखा गया कि ये कहा गया कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई थी। इस कारण इस सभ्यता को जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। इस कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया। फिर आ जाता है कि इसको आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा गया? इसको आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा गया? आद्य ऐतिहासिक हमने बताया था आपको कि मानव का प्रारंभिक समय जो है प्रागैतिहासिक, इसके बाद आपका आद्य ऐतिहासिक, इसके बाद आपका आ जाएगा ऐतिहासिक। तो पुरातात्विक स्रोतों में प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक इसलिए कहा गया सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, और इस लिपि को जो है मानव समझ तो गया था, समझ में लिपियों का ज्ञान तो हो गया था, लेकिन इस लिपि को पढ़ने में मानव अक्षम रहा था। इस लिपि को पढ़ने में मानव अक्षम रहा था। तो जिस लिपि को मानव पढ़ने में अक्षम रहता है और उस सभ्यता को जो नाम दिया गया, उस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से जाना गया। इसे आद्य ऐतिहासिक रूप से जाना गया। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक। फिर आ जाता है इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? सर जॉन मार्शल ने ही इसे सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। तो सिंधु सभ्यता का नाम पहले का सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच में ये मध्य में ये सब सभ्यता विकसित हुई, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन फिर नाम बात की गई कि ये केवल सिंधु नदी के आसपास ही विकसित हुई, ये केवल सिंधु नदी के आसपास ही विकसित हुई। इस कारण इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। इस कारण इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। फिर आपका जाता है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया जब नामकरण में मतभेद उत्पन्न हो गए, कोई कुछ नाम देने लगा, कोई कुछ नाम देने लगा। जब नामकरण में मतभेद हो गए तो इतिहासकारों ने माना कि इसका नामकरण एक ऐसा किया जाए जिससे कोई मतभेद ना हो, कोई विरोध ना हो किसी नामकरण में। तब इस तरह की स्थिति में इतिहास में लिखा है किसी अज्ञात संस्कृति का नाम, जब किसी अज्ञात संस्कृति का नामकरण करना हो तो ऐसे स्थान के नाम से नामकरण कर दिया जाता है जिस स्थान की उस सभ्यता में सबसे पहले खोज हुई थी, उस स्थान में जिस सभ्यता में सबसे पहले खोज हुई थी। तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी सिंधु सभ्यता में। इस कारण इस सभ्यता को नाम जो दिया गया वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना गया। और अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति, ये हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर, सटीक आंसर दोस्तों होना चाहिए कि आपका जो है कि इस सभ्यता के सबसे पहले खोज, इस सभ्यता में सबसे पहले खोज हड़प्पा की हुई थी। इस कारण सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति, ये हड़प्पा सभ्यता कहा गया। फिर आ जाता है इसको नगरीय सभ्यता। विश्व में सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था, और भारत में सबसे पहले नगरों की जानकारी मिली वो आपका सिंधु सभ्यता से मिली। और सिंधु सभ्यता से जब नगरों की जानकारी मिली तो नगरीय सभ्यता कहा गया इसे। इस कारण इस सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता का भी रूप दे दिया गया, इसे नगरीय सभ्यता का रूप भी दे दिया गया। और इसके बाद सबसे पहले मानव ने जो है पाषाण युग, पत्थर का युग था, प्रस्तर युग था। इसके बाद उसने
पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार बनाना सीखा तो ताम्र पाषाण युग आया, और ताम्र पाषाण युग के बाद फिर उसने तांबे तथा टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था। तो सिंधु सभ्यता के जो बर्तन थे वो कांसे के थे। इस कारण जो है सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना गया। तो नामकरण दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिंधु नदी और उसके आसपास नदियों किनारे विकसित हुई, इस कारण जो है ये सिंधु सभ्यता कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस लिपि को पढ़ने में अक्षमता रही, इस कारण इसको भाव चित्रात्मक थी, इस कारण इसे आद्य ऐतिहासिक कहा गया। और सिंधु सभ्यता सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने नाम दिया। तो इसको कहा गया कि यह सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई, इस कारण से सिंधु सभ्यता। इस संस्कृति का सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, तो इस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता। नगरों का पता चला था सबसे पहले, तो इसको नगरीय सभ्यता का नाम दिया गया। और कांसे के औजारों, कांसे के बर्तनों का प्रयोग होने लगा था, इस कारण से कांस्य युगीन सभ्यता का नाम दिया गया। तो दोस्तों आपको नामकरण समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। नामकरण के विषय में समझे क्यों इसका नाम विभिन्न नामों से जाना गया, इस सभ्यता को क्यों विभिन्न नामों से जाना गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है बताएंगे, तो वो आपको बताएंगे उद्भव के विषय में। अनेक विद्वानों ने कहा कि देखो, एक तो स्थानीय, यहां मत, एक तो स्थानीय मत हो गए, एक विदेशी मत हो गए, एक स्थानीय मत और एक विदेशी मत। और जब स्थानीय मत और विदेशी मतों में ये बात चली तो ये बताया गया ये निर्माता कौन थे, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो एक जैसे ये गार्डन चाइल्ड का नाम आ जाता है। गार्डन चाइल्ड के विषय में कहा जाता है, गार्डन चाइल्ड के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने सुमेरियन क्यों माना, कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 सभ्यताएं थी। एक तो सुमेरिया थी, एक बेबीलोन थी और एक अक्कूद थी। ठीक, सुमेरिया, बेबीलोन, अक्कूद। तो इन्होंने ये माना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ये मिलती जुलती थी, सुमेरिया सभ्यता से ये मिलती जुलती थी, इस कारण इस सभ्यता का नाम जो है वो सुमेरियन नाम दिया। इस सभ्यता के निर्माता जो थे वो सुमेरियन थे। इन्होंने कहा इस सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। ये विदेशी मत हुआ। और व्हीलर ने इसे माना दस्युआ दास, गार्डन चाइल्ड ने इसे जो है विदेशी माना कि, लेकिन अब आ जाता है कि राखलदास बनर्जी, लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र, ये इन्होंने अलग अलग मत दिया। यहां राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल, ये दोनों के मत एक मिल जाते हैं। इन्होंने सिंधु सभ्यता के स्थानीय मत को प्रोत्साहित किया और उन्होंने माना सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे वो द्रविड़ थे। और लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र ने इन्हें आर्य माना। अब आर्य माना इन्होंने जरूर आर्य है, लेकिन आर्य माना मतलब सर्वमान्य नहीं माना गया, क्योंकि वैदिक सभ्यता बाद की सभ्यता है और सिंधु सभ्यता पूर्व की सभ्यता है। लेकिन सर्वमान्य रूप से जो माना गया वो सर्वमान्य रूप से माना गया कि जो आपके जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे वो द्रविड़ थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, यही सर्वमान्य रूप से माना गया। व्हीलर ने इसे दस्युआ दास का रूप दिया। तो उद्भव में हमने आपको बता दिया, लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार आर्य थे सिंधु सभ्यता के निवासी। गार्डन चाइल्ड के अनुसार कि सिंधु सभ्यता के निवासी सुमेरियन थे। राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निवासी द्रविड़ थे। इसके अलावा सर जॉन मार्शल के में बताया गया, सर जॉन मार्शल ने भी सिंधु सभ्यता के निवासियों को द्रविड़ माना है। और इसके बाद व्हीलर ने दस्युआ दास नाम दिया। व्हीलर ने कहा कि सभ्यता के निर्माता जो थे वो दस्युआ दास थे। तो आपको उद्भव के विषय में समझ में आ गया होगा, उद्भव के विषय में बता दिया गया होगा। तो नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो है हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो इसकी खोज के विषय में, सिंधु सभ्यता की खोज के विषय में बताने जा रहे हैं। और सिंधु सभ्यता की हम खोज के विषय में बताएंगे, तो यहाँ आपको बताएंगे खोज के विषय में। तो खोज हम आपको बताएंगे तो इसके समझना पड़ेगा सबसे पहले कि एक नाम जरूर आता है, वो आ जाता है आपका चार्ल्स मैसन का। चार्ल्स मैसन का नाम आ जाता है
खोज के विषय में बताएंगे तो चार्ल्स मैसन का नाम आ जाता है। चार्ल्स मैसन, ये सबसे पहले नाम पूछ लिया जाता है। और कहा जाता है कि हड़प्पा में, सिंधु सभ्यता में जो टीले की 1826 में इन्होंने यात्रा की और वहां पर एक टीला पाया। 1826 में यात्रा की और वहां पर एक टीला पाया, वहां पर एक टीला पाया और उसके आधार पर इन्होंने जानकारी की यहां पर कोई सभ्यता का विकास हुआ था, यहां पर कोई संस्कृति का विकास हुआ था। ये इन्होंने केवल इतनी ही जानकारी की, लेकिन इन्होंने इसे सभ्यता का नाम नहीं दिया गया। इन्होंने एक लेख छापा था, नैरेटिव जर्नीज, नैरेटिव एंड जर्नीज, उसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया कि हड़प्पा सभ्यता में जो एक टीले का उल्लेख किया वो चार्ल्स मैसन ने किया था 1826 में। 1826 में टीले का उल्लेख किया था। इसके बाद कहा गया कि कराची से लाहौर तक, कराची से लाहौर तक जो है एक रेलवे लाइन अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में बिछाई मतलब उनके आदेश से बिछाई जा रही थी। अलेक्जेंडर कनिंघम के रेलवे लाइन बिछाने का काम जो दिया गया था वो दो व्यक्ति थे। एक थे जॉन बर्टन, ये दोनों भाई थे। एक थे विलियम बर्टन, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इनको दोनों संयुक्त रूप से बर्टन बंधु भी कहा जाता है। संयुक्त रूप से बर्टन बंधु कहा जाता है। इनकी देखरेख में ये लाइन बिछाई जा रही थी। जब इनकी देखरेख में लाइन बिछाई जा रही थी तो जो टीला मिला था, यहां से इन्होंने वो ईंट, जो टीले से जो ईंट इन्होंने जो ईंटा वगैरह लिया तो इस समय प्रयोग किया। इसमें प्रयोग किया तो इन्हें एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई सभ्यता या संस्कृति का विकसित हुई थी या पूर्व में इसका जो है कोई सभ्यता या संस्कृति है। तो यहाँ से इनकी थोड़ा जानकारी मिली और जब जानकारी मिली तो वास्तविक रूप से उस समय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे जिनका नाम था आपका सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल नाम था, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है, सर जॉन मार्शल के आदेश के अनुसार जो है दो व्यक्तियों को इसका जो है सभ्यता के उत्खनन का जिम्मा सौंपा गया। और वो आपके दो व्यक्ति जो थे वो आपके दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, और दूसरे थे राखलदास बनर्जी। तो यहाँ पर 1853 से 56 के बीच में जो है वो रेलवे लाइन बिछाने का काम किया गया था और वहीं पर जो है बर्टन बंधु ने यहाँ की जो जानकारी दी। तब सर जॉन मार्शल के आदेशानुसार जो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने उत्खनन किया। तो सबसे पहले जो उत्खनन हुआ वो आपका 1921 में जो है सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन हुआ और वहीं से जो है इस स्थल का नाम पता चल गया कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। तो बच्चों ने आपको खोज तक बता दिया गया है तो समझ में आ गया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका आज का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज से बनते हैं। अगर हम आपको रिवीजन के तौर पर यहाँ क्वेश्चनों की श्रृंखला में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा, क्वेश्चनों में आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि विस्तार बताया था और विस्तार के पूर्व हमने सामान्य परिचय बताया था सिंधु सभ्यता का। तो विश्व की अगर ये पूछा जाए विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है तो आंसर क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता से मिलती जुलती मानी जाती है तो आंसर क्या हो जाता, मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती जुलती सभ्यता थी। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल कौन से देश में मिले हैं तो सर्वाधिक पुरास्थल भारत में मिले हैं और भारत में भी सर्वाधिक पुरास्थल पूछा जाए तो आपका गुजरात में मिले हैं। भारत में भी पूछा जाए तो सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात में मिले हैं। कितने देशों में मिले हैं तो आपका आ जाता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान,
पाकिस्तान और भारत, ये 3 देशों में मिले हैं। और अगर सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर पूछा जाए तो पूर्वी छोर हिंड नदी के तट पर आलमगीरपुर है। और फिर क्वेश्चन हो जाए पश्चिमी छोर कौन सा है, अफगानिस्तान में सुदकांगेडोर है। और आपका उत्तरी छोर पूछा जाए तो आपका मांडा है चिनाब नदी के तट पर। और दक्षिणी छोर महाराष्ट्र में दैमाबाद है जो प्रवरा नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में था, तो सिंधु सभ्यता का विस्तार जो था वो आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। सिंधु सभ्यता का विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की कैसी सभ्यता थी, मतलब आकार कितना था, तो आकार कैसा था, तो आकार आ जाता आपका त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार थी। और फिर आ जाता है कि मेसोपोटामिक सभ्यता कौन सी नदी किनारे, तो दजला फरात। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी किनारे, तो आपका नील नदी किनारे। चीन की सभ्यता कौन सी नदी किनारे, वांगो नदी किनारे। और आपका आ जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। और काल निर्धारण में सर्वमान्य जो काल माना गया वो आपका जो माना गया वो आपका 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया। और उद्भव के रूप में अगर माना गया कि इसके वास्तविक निर्माता कौन थे, तो उसके निर्माता द्रविड़ माने जाते हैं, उसके निर्माता द्रविड़ माने जाते हैं। और आपका जो है अगर उसके निर्माता द्रविड़ माने जाते हैं, इसके बाद जो है आपका खोज में पूछा जाए तो उसमें टीले की जो जानकारी दी, तो हड़प्पा सभ्यता में टीले की सर्वप्रथम जानकारी दी तो चार्ल्स मैसन ने दी। चार्ल्स मैसन ने यहाँ टीले की जानकारी दी 1826 में दी। और अगर पूछा जाए कि रेलवे लाइन किसके जो निर्देशन बिछाई गई थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में। किसने कार्य किया था, तो बर्टन बंधुओं के ने कार्य किया था। और फिर आ जाता है कि हड़प्पा और उसकी जो है हड़प्पा जो ऐतिहासिक स्थल है हड़प्पा की खोज किसके निर्देशन में की गई, उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ, तो सर्जन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था इसका उत्खनन। और मोहनजोदड़ो का आपका राखलदास बनर्जी ने किया था। तो आपको यहाँ तक बताया गया, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। और अभी इस टॉपिक को नेक्स्ट दूसरे पार्ट्स में भी समझाया जाएगा। और दूसरे पार्ट्स में होगा तो उसकी विशेषताएं बताई जाएंगी, इसके प्रमुख स्थल के विषय में बताया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।